दोस्तों, अब तक हमने म्यूचुअल फंड की बुनियाद समझ ली है। क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह निवेश करें, एसआईपी क्या है, टैक्सेशन कैसे काम करता है। अब बारी है उस लेवल की जहां आप इन्वेस्टर्स से स्मार्ट इन्वेस्टर्स बनेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में असली फर्क वहीं आता है जहां लोग प्लानिंग और डिसिप्लिन से काम करते हैं। आज हम बात करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, रिस्क कंट्रोल की और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के साइंटिफिक तरीके की। सबसे पहले समझते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो मतलब आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स का संग्रह, यानी आपने किन किन फंड्स में पैसा लगाया है, किस रेशियो में और किस उद्देश्य के लिए, वो सब मिलकर आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 3 म्यूचुअल फंड्स हैं, 1 ब्लू चिप फंड इक्विटी, 2 हाइब्रिड फंड इक्विटी प्लस डेट, 3 शॉर्ट टर्म फंड डेट, तो यही आपका पोर्टफोलियो है। अब आपका काम है इस पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाकर रखना। डाइवर्सिफिकेशन क्या है और क्यों जरूरी है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अगर आप सारा पैसा सिर्फ एक ही फंड या सेक्टर में लगाते हैं तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अगर वो सेक्टर गिर गया तो आपका पूरा पोर्टफोलियो गिर जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आपने सिर्फ बैंकिंग सेक्टर फंड में निवेश किया है और बैंकिंग स्टॉक्स गिर गए तो आपका पूरा रिटर्न गिर जाएगा। लेकिन अगर आपने बैंकिंग, फार्मा, आईटी, एफएमसीजी चारों सेक्टर में थोड़ा थोड़ा लगाया तो रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि एक गिरा तो दूसरा बढ़ेगा और ओवरऑल बैलेंस बना रहेगा। यही है डाइवर्सिफिकेशन की ताकत। अब सवाल आता है, कितने फंड्स होने चाहिए एक पोर्टफोलियो में? बहुत ज्यादा फंड्स भी सही नहीं और बहुत कम भी नहीं। अगर आप बिगिनर हैं तो सिर्फ 2 या 3 फंड से शुरुआत करें। 1 एक लार्ज कैप फंड, स्टेबल रिटर्न्स। 2 एक मिड कैप या इंडेक्स फंड, ग्रोथ। और अगर चाहें तो एक हाइब्रिड या ईएलएसएस फंड, टैक्स सेविंग प्लस बैलेंस। इंटरमीडिएट इन्वेस्टर्स के लिए 4 से 5 फंड्स तक ठीक हैं। एडवांस्ड इन्वेस्टर्स के लिए 6 से ज्यादा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत ज्यादा फंड्स रखने से डाइवर्सिफिकेशन नहीं बल्कि डुप्लीकेशन हो जाता है। यानी कई बार अलग अलग नाम के फंड्स एक ही स्टॉक्स में निवेश कर रहे होते हैं। अब समझते हैं एसेट एलोकेशन क्या होता है। एसेट एलोकेशन मतलब आपके पैसे का विभाजन अलग अलग एसेट्स में, इक्विटी, डेट, गोल्ड और कैश। एग्जाम्पल, एक सिंपल रूल है 100 माइनस आपकी उम्र इक्वल टू इक्विटी परसेंटेज। अगर आपकी उम्र 30 साल है तो इक्विटी में 70% और बाकी 30% डेट या हाइब्रिड फंड्स में रखें। जैसे जैसे उम्र बढ़े इक्विटी कम करें और डेट बढ़ाएं। इससे रिस्क कम होता है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की। ये एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है जिसे ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का मतलब है समय समय पर अपने निवेश को फिर से सही अनुपात में लाना। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने शुरू में 70% इक्विटी और 30% डेट का पोर्टफोलियो बनाया। एक साल बाद इक्विटी बढ़कर 80% हो गया क्योंकि मार्केट अच्छा चला। अब आपका रिस्क बढ़ गया तो आपको कुछ इक्विटी बेचकर डेट में डालना चाहिए ताकि रेशो फिर से 70-30 बन जाए। इसी को कहते हैं रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग साल में एक बार या हर 18 महीने में करनी चाहिए। यह रिस्क कंट्रोल और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं रिस्क की। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क 3 तरह का होता है। नंबर 1, मार्केट रिस्क। जब शेयर मार्केट गिरता है तो आपके इक्विटी फंड्स की एनएवी भी गिरती है। यह सबसे सामान्य रिस्क है और इससे टाइम और पेशेंस से संभाला जा सकता है। नंबर 2, क्रेडिट रिस्क। डेट फंड्स में यह होता है, अगर किसी कंपनी का बॉन्ड डिफॉल्ट हो जाए तो फंड का वैल्यू गिर सकता है। इसलिए डेट फंड चुनते वक्त AAA रेटेड सिक्योरिटीज वाले फंड्स देखें। नंबर 3, लिक्विडिटी रिस्क। कभी कभी कुछ फंड्स में पैसा निकालने में डिले हो सकता है, इसलिए हमेशा अच्छे हाई AUM वाले फंड्स चुनें। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझिए पोर्टफोलियो बिल्डिंग। मान लीजिए राहुल 30 साल का है। वो हर महीने 15,000 रुपए की SIP करना चाहता है। उसका गोल है 20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए 1.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस। तो उसका पोर्टफोलियो कुछ ऐसा हो सकता है: 6,000 रुपए इंडेक्स फंड जो इक्विटी या लॉन्ग टर्म ग्रोथ में काम करेगा, 4,000 रुपए मिड कैप फंड जो हायर ग्रोथ पोटेंशियल देगा, 3,000 रुपए हाइब्रिड फंड जो बैलेंस और स्टेबिलिटी देगा, और 2,000 रुपए डेट फंड या लिक्विड फंड इमरजेंसी बैकअप के लिए। इससे उसका रिस्क भी कंट्रोलेबल रहेगा और ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। वो हर साल रिव्यू करेगा और अगर कोई फंड खराब प्रदर्शन करता है तो उसे बदलेगा। अब बात करते हैं रिव्यू एंड मॉनिटरिंग की। रिव्यू का मतलब हर 6 महीने या 1 साल में अपने फंड्स को देखना। क्या आपका फंड अपने बेंचमार्क से अच्छा कर रहा है? क्या फंड मैनेजर बदला गया है? क्या एक्सपेंस रेशियो बढ़ गया है?
अगर हाँ, तो आप स्विच कर सकते हैं। रिव्यू करते वक्त 3 बातें देखें। नंबर 1 फंड परफॉर्मेंस, नंबर 2 कंसिस्टेंसी और नंबर 3 योर गोल प्रोग्रेस। अगर कोई फंड 2 या 3 साल तक बेंचमार्क से नीचे रहे तो उसे बदलें। अब समझते हैं एसआईपी वर्सेस लमसम कब क्या सही है। अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है और मार्केट बहुत ऊपर नहीं है तो आप लमसम लगा सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट हाई है या आपको टाइमिंग का पता नहीं तो एसआईपी ही सबसे सेफ और इफेक्टिव तरीका है। एसआईपी से आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को एवरेज कर देते हैं। कभी ऊंचे भाव में कभी निचले भाव में यूनिट्स मिलती हैं, जिससे एवरेज कॉस्ट कम होती जाती है। इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब चलते हैं रियल लाइफ केस स्टडीज की तरफ। केस स्टडी 1, सोनिया ने 25 साल की उम्र में 3000 रुपये की एसआईपी शुरू की। अगर उसने 30 साल तक ये जारी रखी और औसतन 12% रिटर्न मिला तो उसका निवेश 10.8 लाख रुपए होगा, लेकिन फाइनल अमाउंट बनेगा 1 करोड़ से ज्यादा। केस स्टडी 2, रवि ने 35 की उम्र में ही शुरुआत की। वो 10,000 रुपये की एसआईपी करता है, लेकिन केवल 20 साल तक। उसका निवेश 24 लाख रुपए होगा। फाइनल अमाउंट 98 लैक्स। देखिए फर्क कहाँ है। सोनिया ने कम पैसा लगाया लेकिन टाइम ज्यादा दिया। यही है कंपाउंडिंग का जादू। इसलिए टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की जो इन्वेस्टर करते हैं। शॉर्ट टर्म सोच रखना, मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देना, बहुत सारे फंड्स खरीद लेना, टैक्स के डर से लमसम निकाल लेना, गोल बेस प्लानिंग न करना। अगर आप इन 5 गलतियों से बच गए तो आप 90% इन्वेस्टर से आगे रहेंगे। अब वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला समझिए। वेल्थ इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रिटर्न रेट रेज टू द पावर ऑफ टाइम। लेकिन टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है। 10% रिटर्न पे 10 साल में पैसा 2.6 गुना होता है, लेकिन 30 साल में वही पैसा 17 गुना। यानी रिटर्न नहीं, ड्यूरेशन डिसाइड करता है आप अमीर बनेंगे या नहीं। अब सीखते हैं एग्जिट स्ट्रैटेजी। कब और कैसे पैसा निकालें। हर गोल का एक टाइम फ्रेम होता है। अगर आपका गोल 5 साल बाद है तो चौथे साल में धीरे धीरे इक्विटी से पैसा निकालकर डेट में शिफ्ट करें, ताकि अगर मार्केट अचानक गिरे तो आपका पैसा सेफ रहे। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान या एसटीपी या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान या एसडब्ल्यूपी। ये बहुत उपयोगी होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अब कुछ गोल्डन रूल्स। पहला, जल्दी शुरू करें चाहे छोटा अमाउंट हो। दूसरा, एसआईपी को कभी बंद ना करें चाहे मार्केट गिर रहा हो। तीसरा, लॉन्ग टर्म विजन रखें, कम से कम 5 से 10 साल। चौथा, पोर्टफोलियो को हर साल रीबैलेंस करें। पांचवा, फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड प्लानर से सलाह लेना हमेशा अच्छा है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड कोई जादू नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी पर चलता है। अगर आप हर महीने रेगुलर एसआईपी करते हैं, रिव्यू करते हैं और लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बन सकते हैं। याद रखिए, पैसा बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है पैसे को समय देना। हर एसआईपी एक बीज है जो धीरे धीरे एक बड़े पेड़ में बदल जाता है, और एक दिन यही पेड़ आपको छांव और फल दोनों देगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको म्यूचुअल फंड का ये पूरा कोर्स पसंद आया होगा। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप अब बिगिनर नहीं, एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आपने कौन सा फंड चुना है और शेयर करिए उन लोगों से जिन्हें अपने फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है।